चंदौली से बड़ी खबर है। लड़की की मौत के मामले में ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां बवाल मामले में पुलिस प्रशासन का एक्शन भी सामने आया। एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर सैयद राजा थाने में मुकदमा दर्ज है। वारदात के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है और इसी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इसके साथ आपको बताते चले कि दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत हुई थी, जहां गैंगस्टर के आरोपी के घर दबिश देने पुलिस पहुंची थी। युवती की मौत पर अब बवाल हुआ है और इस पर प्रशासनिक कार्रवाई ये भी हुई है कि एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया गया है। तो यहां पुलिस की भूमिका संदेह के दायरे में है। बवाल मामले में अब एक्शन ये लिया गया है कि एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया गया है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है और अब इस मामले की आगे जांच होगी। और इस वारदात के बाद से पूरे इलाके की आप बात करें तो तनाव की स्थिति है और इसी तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है। तो दबिश के बाद आरोपी की बेटी की हत्या, वो भी संदिग्ध परिस्थिति में, या मौत, ये गुत्थी हो गई है और आसपास के क्षेत्र में इस वक्त तनाव की स्थिति है। लोगों में नाराजगी है इस घटना के बाद से। तो लगातार आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। वारदात के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है, पुलिस फोर्स की तैनाती है और देखिए तनाव को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। बिल्कुल, दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत हुई थी और इसी मामले में लगातार अब कार्यवाही आगे बढ़ रही है। गैंगस्टर के आरोपी के घर पर दबिश देने के लिए टीम पहुंची थी। युवती की मौत पर बवाल भी हुआ था। न सिर्फ परिजनों बल्कि गांव वालों ने भी इस पर बवाल किया था। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए पुलिस दबिश देने तो जाती है, लेकिन जिस घर में दाखिल होती है वहां पर आरोपी की बेटी की मौत के बाद से पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देखिए तो चंदौली के सैयद राजा से ये बड़ी खबर है, ये बड़ी तस्वीर है और तनाव के बीच भारी पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बनाई जा सके। और रही बात इस पूरे घटनाक्रम पर कार्रवाई की, तो एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया जा चुका है। तो ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको एक बार फिर से बताते हैं कि आखिर ये पूरी घटना क्या है ग्राफिक्स से जरिए। अब देखिए ये पूरा मामला क्या है, समझ लीजिए। गैंगस्टर के घर पर पुलिस दबिश देने के लिए पहुंची थी और दबिश के बाद आरोपी की बेटी की संदिग्ध मौत हो गई। इसके बाद एक युवती की संदिग्ध मौत, दूसरी घायल बताई जा रही है। सपा नेता के ट्वीट से मामले ने पकड़ा है तू। सियासी उफान इस पर तब से दिखाई दे रहा है जब सपा की तरफ से ट्वीट हुआ। पुलिस पर आरोप है कि युवती की पिटाई की गई। दबिश के दौरान पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा और एसपी अंकुर अग्रवाल ने लिया मामले का संज्ञान। कार्यवाही आगे बढ़ाई जा रही है। एएसपी को सौंपी गई पूरे मामले की जांच और युवती की मौत पर इलाके में तनाव बढ़ा। पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं कि पुलिस ने युवती को इतना पीटा कि युवती की जान चली गई, जबकि दूसरी युवती घायल है। तो देखिए, हम आपको चंदौली में इसी घटनाक्रम से जुड़ी 5 अहम तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि पुलिसिया कार्रवाई पर लोगों की नाराजगी किस तरीके से फूट करके सामने आई है और ये पूरा माहौल चंदौली के सैयद राजा में हुआ कैसा। पहली तस्वीर, जो बड़ी तस्वीर आपको विंडो में दिखाई दे रही है, ये उस घर की है जहां पर पुलिस की टीम गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी के यहां दबिश देने गई थी। इसी 3 मंजिला मकान में दाखिल होती है पुलिस। उसके बाद एक लड़की के घायल होने की जो तस्वीर है वो आप देखिए। और अब इस पर जो पुलिस के ऊपर संदेह के घेरे में पुलिस की कार्रवाई आती है वो ये है कि यहां युवती की, जो कि आरोपी की बेटी है, उसकी इतनी पिटाई की गई कि उसकी मौत हो गई। ये आरोप यहां स्थानीय लोग लगा रहे हैं। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि वाकई इस लड़की के साथ क्या हुआ। आरोपी हो सकता है कि गैंगस्टर एक्ट में दोषी हो या ना हो, यह आगे का विषय है, लेकिन इस लड़की की क्या गलती थी जिसकी जान चली गई है और क्यों गई है, ये बड़ा सवाल है। और यही सवाल पूछते हुए पूरे इलाके में इस वक्त तनाव की स्थिति है, क्योंकि पुलिस के इस एक्शन से इलाके के लोगों में गुस्सा है और यही गुस्सा वो दिखाते हुए भी नजर आए। इसीलिए यहां पर पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया है शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरों की बात करेंगे। आज सीएम योगी उत्तराखंड जाने वाले हैं। बताया ये जा रहा है कि सीएम योगी 3 दिनों तक उत्तराखंड के दौरे पर ही होंगे।
उत्तराखंड में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का अनावरण होना है और उस कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इसके अलावा यह भी संभावना जताई जा रही है कि वो अपने परिवार से भी जाकर मिल सकते हैं, क्योंकि चुनावों के दौरान स्नेहा उनकी बहन काफी सुर्खियों में रही थी, बहुत सारी यादें उन्होंने साझा की थी लोगों से, और ऐसे में जब वो उत्तराखंड पहुंचेंगे अगर, तो संभावना ये है कि अपने परिवार से भी मिल सकते हैं। देखिए संभावना ही कही जा सकती है, क्योंकि वो वक्त भी याद है जब कोविड के दरमियान इनके पिता की डेथ हुई थी। उस वक्त भी मुखाग्नि देने की या फिर संस्कारों की बात करें तो सीएम योगी नहीं मौजूद थे, और सवाल ये किया गया तो मैंने संन्यास लिया है और पारिवारिक जो भी क्रियाकर्म है उनसे मेरा नाता नहीं है। ये बात कह के उन्होंने वहां पर जाना भी उचित नहीं समझा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने ये बात कही कि मेरे प्रदेश की जनता मेरी दायित्व, मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या अब जब कोविड का वक्त और जीत का एक अच्छा खासा जश्न और उसकी जुड़ी तस्वीरें भी हमने जया दिखाई थी, किस तरीके से घर पर जश्न मनाया गया था, जब शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले की तस्वीरें एबीपी गंगा पर हमने दिखाई थी, और उनकी बहन से भी एक्सक्लूसिव बातचीत जो थी एबीपी गंगा की, वो भी हमने दर्शकों के सामने रखी थी, क्योंकि लगातार बचपन की बातें वो साझा करती रहती हैं। और ऐसे में जब 3 दिनों का दौरा है तो माना जा रहा है कि जो भी उनका शेड्यूल रहेगा उसमें से कुछ वक्त निकालकर वो अपने परिवार के पास जा सकते हैं। ये परिवार शब्द इस्तेमाल वो नहीं करना चाहते हैं जय, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि वो कहते हैं कि परिवार अब मेरा उत्तर प्रदेश की जनता है। संन्यास लेने के बाद पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनसे अलग होने की बात वो कहते हैं, इसीलिए कहा नहीं जा सकता कि वो मुलाकात करेंगे भी या नहीं। बिल्कुल, लेकिन ये कयास जरूर लगाए जा रहे हैं, क्योंकि पारिवारिक रीति रिवाजों में तो शामिल नहीं होते हैं, लेकिन मुलाकात कर सकते हैं क्या, अभी इस पर निगाहें टिकी रहेंगी। 3 दिन का ये उत्तराखंड का दौरा है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ शैलेश मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे अपडेट लेते हैं सीएम के दौरे को लेकर। शैलेश, क्योंकि 3 दिनों का ये दौरा है तो 3 दिनों तक सीएम का क्या कार्यक्रम रहेगा उत्तराखंड में, विस्तार से बताइएगा। देखिए, जो 3 दिवसीय दौरा है, इसमें अगर बात करें तो जो पहला दिन है 3 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड पहुंचेंगे। वहां पर पौड़ी जिले में जो यमकेश्वर ब्लॉक है, जिसके लिए कहा जाता है वो उनका गृह ब्लॉक है, वहां भी जाएंगे और वहां पर अपने जो उनके गुरु हैं, गुरु अवैधनाथ, उनकी एक प्रतिमा का वहां पर अनावरण करेंगे। गुरु गोरखनाथ के नाम पर वहां पर जो डिग्री कॉलेज है वहां पर इस प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे, तमाम मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे। और इसके बाद 4 तारीख की अगर फिर कार्यक्रमों की बात करते हैं तो हरिद्वार भी जाने का कार्यक्रम है, जहां पर अभी देखिए हाल ही में जो यूपी और उत्तराखंड के बीच में परिसंपत्तियों का बंटवारा हुआ था, तो उसमें अलकनंदा होटल उत्तराखंड को गया है, तो वहां पर उसको हस्तांतरित करने की जो एक औपचारिक प्रक्रिया है कह सकते हैं, वो वहां पर वो करेंगे। और इसके साथ में जो वहां पर उत्तर प्रदेश का जो गेस्ट हाउस है हरिद्वार में, उसका लोकार्पण भी करने का कार्यक्रम है। इस बीच में मुख्यमंत्री जो है वो कहा जा रहा है कि अपने पैतृक गाँव जाकर अपना जो उनका परिवार वहाँ पर है उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि देखिए जैसा अभी आप भी बताए थे कि कोविड काल में उनके पिता का देहांत हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर नहीं गए थे। और उसके पीछे देखिए एक चीज़ ये ज़रूर कही गई थी कि तमाम वो योगी हो चुके, महंत हो चुके हैं, तो अब पारिवारिक नाते जो हैं वो अलग हो जाते हैं ऐसे में। लेकिन इसके बाद एक बड़ी वजह जो आई थी वो ये थी कि कोरोना उस समय बिल्कुल चरम पर था। हमें आज भी ध्यान है, उस समय टीम 11 हुआ करती थी और रोज़ाना उसकी बैठक होती थी, और जब उनको ये सूचना मिली थी तो टीम 11 की बैठक चल भी रही थी, तो मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक चल रही थी। चर्चा उठी कि क्या मुख्यमंत्री जाएंगे उत्तराखंड, लेकिन वो नहीं गए थे। और ये बात निकल कर आई थी अधिकारियों के बीच से कि मुख्यमंत्री का ये मानना है कि इस समय प्रदेश की जो 24 करोड़ की जनता है वही उनका परिवार है, उसकी जिम्मेदारी जो है सबसे पहले उसको निभाना होगा, क्योंकि कोविड बहुत उस समय अगर बात करें प्रचंड हालात थे, उस समय बहुत ही महामारी का जो प्रकोप था बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मुख्यमंत्री का जाना नहीं हुआ था। लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि वो जाएंगे, अपने परिवार से भी वहाँ पर मुलाकात करेंगे। हालांकि बिल्कुल अगर मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात करें, कोई शेड्यूल जिसमें उनके घर जाने का कार्यक्रम आया हो तो वो चीज़ सामने नहीं आई है, लेकिन जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा कंफर्म है, वो एक चीज़ ये कही जा रही है कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जाकर अपने गुरु की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, और दूसरा कि हरिद्वार में जो अलकनंदा होटल है उसको वहाँ पर हस्तांतरित करने की एक औपचारिक जो प्रक्रिया हो रही है, दूसरा वहाँ पर जो गेस्ट हाउस होगा यूपी स्टेट का भागीरथी, वहाँ पर उसका लोकार्पण भी किया जाएगा। तो ये उनके तय कार्यक्रम फिलहाल बताए जा रहे हैं।
ये पूरा 3 दिन का उनका कार्यक्रम रहेगा और बताया जा रहा है कि आज शाम को ही मुख्यमंत्री जो हैं वो रवाना हो जाएंगे उत्तराखंड के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आजम खान की। आजम खान से नेता लगातार जेल में मिलने जा रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर भी आजम खान से जेल में मुलाकात करने जा सकते हैं। जया, बिल्कुल स्नेहा, और इससे पहले हमने देखा कि शिवपाल यादव मुलाकात कर चुके हैं और कांग्रेस से आचार्य प्रमोद कृष्णम भी आजम खान से जेल में मुलाकात कर चुके हैं। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर जो कि आज जा सकते हैं आजम खान से मिलने के लिए। ओपी राजभर जेल में उनसे मिलने जा सकते हैं। और ओपी राजभर से जब एबीपी गंगा ने बातचीत की थी तो उन्होंने कहा था कि वो उन्होंने आजम खान के वकील से बात की है, उनको भेजा है ये प्रस्ताव। जया, ये देखना होगा कि सपा की ओर से विधायक रविदास मेहरोत्रा तो जाने की कोशिश की, लेकिन आजम ने उनसे मुलाकात नहीं की। लेकिन आजम की मुलाकात किन किन से हुई है और हो सकती है, ये 4 तस्वीरें हैं। देखिए, शिवपाल यादव से मुलाकात कब हुई थी ये भी आप देख सकते हैं, 22 अप्रैल को। रविदास मेहरोत्रा जाते तो हैं लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। प्रमोद कृष्णम से वही ठीक 2 दिन के बाद देखिए मुलाकात हो जाती है। एक दिन पहले आजम खान कहते हैं कि मुझे किसी से नहीं मिलना है, जेलर को सख्त हिदायत देते हैं कि मुलाकात नहीं करनी है, तबीयत ठीक नहीं है। उसके अगले दिन ही जब आचार्य प्रमोद कृष्णम जाते हैं तो उनसे मुलाकात हो जाती है, अच्छी खासी बात होती है। और अब बातों से बात बनाने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमसे जरूर मिलेंगे आजम। और यूपी सरकार के आदेशों पर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सबसे बड़ी कार्रवाई की नजीर सहारनपुर में पेश की गई, जहां गैंगस्टर एक्ट के आरोपी पूर्व मंत्री और खनन माफिया हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया। बिल्कुल, आपको बताते चले हाजी इकबाल और उसके 6 गुर्गों के नाम पर करीब 21 करोड़ की संपत्ति दर्ज है और प्रशासन ने इसे कुर्क कर ली है। बताया ये जा रहा है तस्करी, अवैध खनन, धोखाधड़ी से अर्जित की गई थी ये लगभग 21 करोड़ की अवैध संपत्ति, जिसे अब कुर्क कर दिया गया है। तो गैंगस्टर एक्ट के तहत 21 करोड़ की पूरी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई के बाद आज हाजी इकबाल के मुंशी, जो पहले उसका नौकर हुआ करता था नसीम, उसकी करीब लगभग हमने 21 करोड़ की प्रॉपर्टी को 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज किया है। और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, कई शुगर मिल्स हैं और 111 करीब शेल कंपनीज़ हैं, जिसके माध्यम से हाजी इकबाल ने अपना मनी लॉन्ड्रिंग की है और गैंगस्टर एक्ट की गतिविधियों में सम्मिलित रहा है। इन सबको हम लोग सीज करेंगे, कार्रवाई करेंगे और आगे से विभिन्न प्रकार के जो भी माफिया होते हैं, भू माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया, सबके खिलाफ सख्ती से शासन के निर्देशों के अनुसार सहारनपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। आगे बढ़ेंगे, यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। आपको बताएं 16 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बने हैं। अरविंद कुमार को ACS औद्योगिक विकास का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव PWD बनाए गए हैं। तो देखिए, तबादला एक्सप्रेस चली है और 16 सीनियर IAS ऑफिसर्स के लिए ये डिपार्टमेंट चेंज की खबर लेकर आई है। ये लिस्ट किस तरीके के चेंजेस हैं ये भी ग्राफिक्स के जरिए आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव PWD बनाए गए। रमेश गौकर्ण प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन बनाए गए। दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा बने हैं। ये तमाम बड़े फेरबदल किए गए हैं, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। और इसके अलावा सुधीर गर्ग प्रमुख सचिव राजस्व बने हैं। रजनीश दुबे ACS दुग्ध विकास और मत्स्य विभाग बने और मनोज कुमार सिंह ACS ग्राम विकास पंचायती राज बने हैं। तो यूपी में 16 IAS अधिकारियों के तबादले हुए हैं। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल आप इसे कह सकते हैं। संजीव मित्तल राजस्व परिषद के चेयरमैन बने। अरविंद कुमार की बात की जाए, ACS औद्योगिक विकास का प्रभार उन्हें दिया गया है। नरेंद्र भूषण प्रमुख सचिव PWD बनाए गए और इसके अलावा रमेश गौकड़ प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन का जिम्मा संभालेंगे। दीपक कुमार प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, जिसकी जिम्मेदारी उन्हें मिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से खबर है, जहां हाशिमऊ गांव के प्रधान के भाई पर फायरिंग की खबर मिल रही है। 4 बदमाशों ने प्रधान के भाई को गोली मारी है और बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते ये गोली मारी गई है। घायल हालत में पीड़ित को अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि वारदात के बाद से बदमाश फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है।
तो बड़ी खबर इस वक्त आपको लखनऊ से दे रहे हैं। हाशिम मऊ गांव के प्रधान के भाई पर फायरिंग की गई है। 4 बदमाशों ने प्रधान के भाई पर फायरिंग की है और पुरानी रंजिश में गोली मारने की बात सामने आ रही है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। घायल अवस्था में पीड़ित को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। पुरानी रंजिश का ये पूरा मामला है। वारदात के बाद से बदमाश फरार है और उसकी तलाश हो रही है। शाम लगभग 8 बजे के आसपास पुलिस को एक सूचना प्राप्त होती है कि बीबीडी थाना क्षेत्र में आनंदी वाटर पार्क के पास किसान पथ के पास एक व्यक्ति है राजकरण यादव जो कि हाशिम मऊ ग्राम प्रधान के सचिव भाई हैं। इनको गोली लग गई है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और तत्पश्चात लोहिया हॉस्पिटल में इनको लाया जाता है। इनका प्राथमिक उपचार अभी चल रहा है। जो प्रथम दृष्टया जो देखने से लग रहा है, एक गोली है, सिंगल वुंड है जो कि इनके दाहिने हाथ के ऊपरी हिस्से में लगा है। अभी डॉक्टरों से बात हुई है, खतरे से बाहर है, अभी इलाज चल रहा है। इन लोगों ने 4 व्यक्तियों का नाम लिया है जिनके ऊपर इन्होंने कहा है कि इन लोगों ने हमारे ऊपर गोली चलाई है। प्रयास कर रहे हैं इन व्यक्तियों की अरेस्टिंग हो, आगे जो भी विवेकात्मक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और अब खबर गोंडा से है, जहां गोंडा में एक युवक को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर मारने के मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुछ ग्रामीणों ने एक युवक को चोर समझकर पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और आपको बताएं कि सीओ सिटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो गई है। जो जांच आगे बढ़ाई गई उसके हिसाब से 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों ने कानून को हाथ में लिया। एक युवक को चोर समझा गया, पेड़ से बांधकर उसकी जमकर पिटाई की गई। वाकई ये तस्वीरें चिंताजनक हैं जया, जहां पर कानून व्यवस्था है, पुलिस है, जेल है, ऐसे में लोगों ने कानून को अपने हाथ में लेकर के किसी एक शख्स को चोर घोषित किया और उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की। यहाँ पर क्या लोगों को पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है कि अगर इसकी शिकायत पुलिस को की जाएगी तो सही कार्रवाई नहीं होगी? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कानपुर में भूसा बनाने को लेकर ट्रैक्टर मैकेनिक और किसान आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, लात घूसे चले। आपको पता है मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। और बिल्हौर थाना इलाके के एमा पेट्रोल पंप का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। देखिए तस्वीरें हमने आपके सामने रख दी है, किस तरीके से एक दूसरे को जमकर पीटा गया है। बिल्हौर थाना इलाके का ये पूरा मामला है। मामूली बात पर यह भिड़ंत हो गई। सोचिए लोगों का आप पेशेंस समझ सकते हैं कि आजकल धैर्य मतलब भूसा बनाने वाले मैकेनिक और एक और शख्स के बीच में बस किसी बात को लेके बात नहीं बनी। गर्मी ज्यादा है और देखिए गुस्सा भी ज्यादा आ रहा है लोगों को। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक नहर में लड़की ने कूद करके जान देने की ठानी थी, लेकिन वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर उस लड़की की जान बचा ली। और मामूली बात पर युवती घर वालों से नाराज होकर आत्मदाह करने के लिए नहर में कूदी थी। पुलिसकर्मी ने जान जोखिम में डालकर उसे बाहर निकाला और लड़की के परिवार वालों को सुपुर्द किया। तो माता पिता ने कुछ कहा, बच्ची को बुरा लगा और वो आत्महत्या करने के लिए निकल गई। हालांकि समय रहते पुलिस वालों ने उसे बचा लिया, क्योंकि पुलिसकर्मी वहां पर मौजूद थे। उन्होंने जब ये घटना देखी तो वो तुरंत उन्होंने बच्ची को बाहर निकाला और उसके बाद परिवार वालों से उसकी बात करवाई गई। बिल्कुल, और वहां पर मौजूद लोग भी थे जिन्होंने ये वीडियो बनाई होगी जया, और वक्त रहते पुलिस वालों ने सक्रियता दिखाई। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मऊ की। देखिए मऊ में एक कोपागंज के घर की बात करें, अचानक आग लगती है और देखते ही देखते सब कुछ जल करके खाक हो जाता है। लेकिन आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस आग में लाखों का नुकसान हुआ है। बताया ये जा रहा है कि आग लगने की सूचना पर दमकल दस्ता वहां पर पहुंचा। किसी भी तरीके से दमकल दस्ते ने ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया, लेकिन ये आग कैसे लगी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन देखिए गर्मी बढ़ने के साथ साथ आगजनी की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं और मऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चंदौली में लड़की की मौत मामले में सबसे बड़ी खबर है। बड़ा अपडेट यह है कि बवाल मामले में पुलिस प्रशासन
बड़ा एक्शन ले चुका है। एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया जा चुका है। पीड़ित परिवार की तहरीर पर सैयद राजा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ और वारदात के बाद से इलाके में तनाव की स्थिति है, जहां पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे सहयोगी शशांक पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शशांक, सैयद राजा में तनाव की स्थिति की तस्वीरें तो हमने देखी हैं, अभी क्या कंडीशन है और पुलिसिया कार्रवाई कहां तक आगे बढ़ी है, जानकारी दीजिए। जी आपको बता दें, बवाल को देखते हुए वाराणसी रेंज के आईजी और कमिश्नर देर रात सैयद राजा इस गांव में आते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन के अंदर इस बवाल को लेकर संवेदनशीलता थी वो देखने को मिला। एसएचओ जाते हैं, ये कन्हैया यादव जिला बदर है, वाराणसी में रहते थे, जिला बदर है, उनके खिलाफ गैंगस्टर था, एमबीडब्ल्यू जारी हुआ था, पुलिस उसको तामील कराने गई थी। उसके थोड़ी देर बाद उस घर में कन्हैया यादव की 2 बेटियां रहती हैं, मौत हो जाती है एक बेटी की, एक बेटी घायल हो जाती है। जैसे ही इस खबर की सूचना इलाकों में पहुंचती है, लोग पहुंचते हैं, समाजवादी पार्टी के सकलडिया विधायक प्रभु यादव, पूर्व सांसद, तमाम जो सपा नेता है वहां पहुंचते हैं। समाजवादी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इसको ट्वीट भी करते हैं। उसके बाद बवाल बढ़ते जाता है। कई थानों की फोर्स यहाँ मंगानी पड़ी, डीएम और एसपी स्वयं कमान संभाले हुए थे। उसके थोड़ी ही देर बाद वाराणसी रेंज के आईजी, कमिश्नर आकर पीड़ित परिवार से बातचीत की और देर रात ये निर्णय लिया गया कि एसएचओ सैयद राजा को निलंबित किया जाता है और पीड़ित परिवार के तहरीर पर सैयद राजा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। अभी देर रात पीएम की कार्रवाई भी शुरू हो गई है। लेकिन अब लड़की की पीएम हत्या रिपोर्ट हुई आने है के या बाद उसकी ये मौत हुई है, तय इस हो पर क्या पाएगा। जानकारी आई है? आखिरकार दबिश देने गई थी पुलिस और एक लड़की की जान चली जाती है, इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन है? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हत्या हुई है या जान चली जाती है, ये तो पीएम रिपोर्ट के बाद ही पता चल पाएगा। पुलिस के दबिश के थोड़ी ही देर बाद उस लड़की की मौत हो जाती है, तो जो पुलिस की कार्रवाई है वो संदेह के घेरे में है और कहीं ना कहीं पुलिस के ऊपर लोगों का जो शक है, जो मन में उनके प्रति है कि नहीं ये पुलिस गई थी उसके बाद मौत हुई है, तो ये भी पुलिस के लिए सही जांच करना शशांक, उनके आप लिए नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि चैलेंज पुलिस अगर किसी गैंगस्टर के खिलाफ कार्रवाई करे तो समझ आता है, लेकिन घर में दबिश देने जाए और किसी युवती का मौत होना, उसकी जान जाना, ये तमाम चीजें बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है पुलिसिया कार्रवाई पर। आप नजर बनाए रखिएगा। शशांक, फिलहाल जो जानकारी